सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे तरीके से फेस्टिवल एंजॉय करके आए होगे। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग भगवान श्री राम की तरह बनने का ट्राई करें, उनके सिखाए गए नियमों को फॉलो करें, मर्यादा में रहने का फोकस करें, है ना। अपने लक्ष्य को तरफ, जो आपका लक्ष्य है अभी, ठीक है, उसको मतलब उसको ही तरफ हम लोग अपनी पूरी प्रतिष्ठा अनुशासन से चलें, है ना। यही वर्ड बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा और अनुशासन से हम लोग अपने कर्तव्य को फॉलो करें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि हमें हर एक तरीके से क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करना है। तो हमें उनके बनाए गए नियमों को फॉलो करना है ना। तो सब लोग ट्राई करना है कि उनके जैसा बने और मर्यादा से हम लोग सारे काम करें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं इसी चीज़ से। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलो बेटा, अभी तक हम लोग पार्ट नंबर डी कर चुके हैं, है ना। सभी लोगों ने पार्ट नंबर डी अच्छे से रिवाइज भी करा होगा। उसके काफ़ी सारे सेशंस हम लोगों ने रिवीजन में भी करे हैं। तो मेरे को जो ज़्यादा टाइम लगाना था, वो मेनली जो लगाना था वो पार्ट नंबर डी पे लगाना था, क्योंकि मेरे को पता कि आप लोगों को, जैसे मैंने समझाया कि पार्ट डी में से आप लोग क्या करना बेटा, दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पार्ट नंबर डी से उठाना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी क्या पार्ट ए बी सी बचा हुआ है, आज मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट ए को कंप्लीट करने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि अभी जो तुम लोगों ने डी पार्ट में पढ़ लिया ना, उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैच है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए आज ट्राई करेंगे कि हम लोग पार्ट नंबर डी कंप्लीट कर लें। ईजी है, ठीक है, ईजी है। 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं पार्ट नंबर डी में बार बार रिपीट करके, तो 2 या 3 क्वेश्चन था, तो मेरे को नहीं लगता कि एक सेशन से ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का लिख लेना उसको। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक डेवलप डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, जब भी किसी इकोनॉमी में हम लोग चलते हैं, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो उन्होंने बोला कि दो तरीके के डिटर्मिनेंट होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऐसा डिटर्मिनेंट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में रिलेट करके चलता है, दैट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। और जो इकोनॉमिक के साथ में यही चलता है, जहाँ मैं बोल सकता हूँ पैसे से जिसका लिंक कुछ नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा, ऐसी एक्टिविटी जैसे जहाँ से लाइवलीहुड किसी का डिपेंड करता है, जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक जैसे हम लोगों के घर पे जैसे मम्मा हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहाँ से कोई भी तरीके की प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, जहाँ पे किसी तरीके की इनकम जनरेशन नहीं हो रही, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरीके से कुछ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं और कुछ नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कि जो इकोनॉमी मेरी डेवलप हो रही है, वो डेवलपमेंट में जहाँ तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं या फिर कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं। तो दो तरीके के फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पे, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक, समझे। चलो आ जाओ। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा सर, जो जो हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें वहीं से मिल जाएंगी। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज। अब सर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नेशन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमिन करते हैं कि आखिर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी होगी। जिस कंट्री में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा। जैसे दुबई, तो दुबई में क्या है, ज़्यादा ऑयल है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकल के आएगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ याद रखनी है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको नेचुरल रिसोर्सेज भी देखते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री में ज़्यादा है तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। और जहाँ इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज कम है, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होती है, कम होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सेकंड आता है बेटा लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज। इजी, लेबर, जिस कंट्री में ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ज़्यादा मैन पावर है, ठीक है ना, ज़्यादा मैन पावर है। तो जहाँ मैन पावर ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो ईजिली आपको क्या अवेलेबल हो जाएगी, लेबर। और जितनी लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा उस कंट्री में क्या होगी, प्रोडक्शन। और जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बस यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी कंट्री में ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा ईजिली लेबर अवेलेबल हो जाती है, चीप रेट्स पे अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, बूम होना शुरू हो जाती है, बस, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतनी ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा ग्रो करेंगी, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। दस जापान डू नॉट हैव
आयरन माइंस वहाँ पे, जैसे जापान में नेचुरल रिसोर्सेज आयरन माइंस वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ की जो लेबर है, वहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को इतना उन्होंने डेवलप करके रखा हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। बेटा ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स आपके, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या लिखेंगे कि देखो प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। तो ज़्यादातर एक्टिविटी कौन सी होती है, मेन है। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर के साथ में रिलेट करके चल रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग के साथ में रिलेट करके चल रहे हैं, या फॉरेस्ट में से जैसे वुड वगैरह ले रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं वो फ्रूट्स वगैरह लेके, या फिर वेजिटेबल्स ग्रो करके, तो ऐसा वगैरह काम कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है, ऐसी एक्टिविटी जो कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम करती है, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके अलावा एक और एक्टिविटी आती है बेटा टर्शरी एक्टिविटी, जो इन दोनों एक्टिविटीज़ को क्या करती है, प्रमोट करती है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज़ को साथ में लेके चलती है, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी, जैसे कि ट्रेड, बैंकिंग, कमर्स। क्योंकि ये जितनी देर तक टर्शरी एक्टिविटी नहीं आएगी उतनी देर तक प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को फाइनेंसिंग करने की, उनको पैसे मिलने की, ऐसी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा चाहिए वो टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को चलाने के लिए कौन सी चाहिए, टर्शरी एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज कैसी है आपकी, सेकेंडरी एक्टिविटी पे तुम लोग ज़्यादा डिपेंडेड हो, टर्शरी एक्टिविटी तुम्हारी कैसी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेक करना पड़ेगा कि अगर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और अगर ये एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी, कम होगी। ईजी है बेटा, ये इतने सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इसको ज़्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पॉइंट को देखते रहो। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे क्या करना, एक कॉपी लेके साथ में बैठा करो हमेशा। कॉपी में क्या करना होता है, समरी साथ साथ में प्रिपेयर होती है। समरी में क्या करो, अब यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं अवेलेबल है कि मैं समरी भी प्रिपेयर करके तुम लोगों को दूँ। तो आप लोग क्या करो, जब ये वीडियो जब भी आप लोग देखने बैठते हो तो एक समरी कॉपी ले लिया करो, और जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ सिर्फ पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखते रहो, क्योंकि अंदर का मटेरियल तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो वो बाद में देख लेना। अगर पॉइंट्स याद करने तो इसी तरीके से करते रहना, ठीक है। तो एक पेज ले लिया करो, वहाँ पे क्या करो पॉइंट्स लिखते रहा करो। फिर आता है बेटा साइज़ ऑफ मार्केट, ठीक है। मार्केट का साइज़ देखना पड़ता है, मार्केट का साइज़ देखना पड़ता है। अगर आपकी मार्केट का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट का साइज़ क्या है, ज़्यादा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रेज द नेशनल इनकम। अगर तुम्हारी मार्केट का साइज़ ज़्यादा है, जैसे आपने वैसे भी पढ़ा था कि अगर तुम्हारी कंट्री में तुम्हारा मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे मैंने ज़्यादा लोगों को कैप्चर करा हुआ, मेरी ज़्यादा मार्केट बड़ी है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे इंडिया के प्रोडक्ट बाहर भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इंडिया की मार्केट क्या है, वाइड है, तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। और जिसकी मार्केट कम होगी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, कम। फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी चेक करना होता है कि एक कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक कंट्री में कितना लोग इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन द वेल्थ ऑफ इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी जगह पे अगर पैसा लग रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये एक अच्छा लेके ग्रोथ लेके आएगी। अब कैसे आप लोगों को कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा कैसे हो सकती है, तो बताया पहले तो कहता रेट ऑफ सेविंग बढ़ा दो। सेविंग बढ़ेगी, सेविंग कैसे बढ़ेगी, जब तुम लोग ज़्यादा बैंक और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल करवाओगे तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। जितनी ज़्यादा सेविंग करोगे उतनी ज़्यादा क्या करोगे, आगे इन्वेस्ट करोगे। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा कैपिटल होगी उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। 5 पॉइंट हम लोगों ने कर रही हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। देखो, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री में, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ का कि स्ट्रक्चर कैसा है। फिर साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज़ कितना है, ठीक है, मार्केट का साइज़ कितना है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन कितनी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, अगर ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन है तो कंट्री ज़्यादा ग्रो करेगी, नहीं तो नहीं। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ाना है वो डिपेंड करती है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि कितनी सेविंग चल रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है। डन। फिर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, अगर तुम्हारी कंट्री में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा तुम लोग साइंटिफिक और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो तो तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की अच्छे तरीके से जाएगी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कंट्री की क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे। तो बस वही चीज़ है। तो ये देखो, पहले ए और बी, ये डायग्राम अगर चांस लगा तो बना के आना। ये ए टू बी, पहले ये वाली इकोनॉमी चलती थी ए से लेके बी तक, लेकिन जैसे ही टेक्निकल प्रोग्रेस हुई तो ये शिफ्ट होके सी से डी चलेगी।
मतलब मेरी टेक्निकल प्रोग्रेस ने मेरी, पहले यहाँ पे मैं प्रोडक्शन करता था, अब प्रोडक्शन बढ़ा के यहाँ पे कर दिया, तो मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ, गेन हुआ है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर एक कंट्री में क्या होनी चाहिए बेटा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइजेस ज़्यादा भी राइज नहीं होने चाहिए, प्राइजेस बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, और उसके साथ में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी आपको लोन इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू राइज इन द प्राइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होता है, प्राइजेस राइज भी हो जाते हैं कहीं वाले, और इट इज़ एसेंशियल दैट प्राइस राइज केप्ट अंडर कंट्रोल, इनफैक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रोथ। तो उन्होंने ये बोला है कि हमें किसी भी कंट्री में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, प्राइजेस को लेके भी और इन्फ्लेशन को लेके भी, क्योंकि प्राइजेस क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे होती है वैसे वैसे प्राइजेस भी राइज हो जाते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को क्या करके रखना है, कंट्रोल, ताकि क्या रहे, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, आरबीआई के थ्रू वो ये यूज़ करती है, और क्या रखती है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखती है। फिर आपकी कंट्री में एबल एंटरप्रेन्योर कितने हैं, ये कल भी पॉइंट पढ़ा था आप लोगों ने पहले भी, कि एबल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि सर हमारी कंट्री में कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे का मतलब होता है कि कितने ऐसे इनोवेटिव लोग हैं, जो लोग एबल हैं कि वो आगे आगे बिजनेस को चला सकते हैं। तो एबल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक ऐसे लोग जो लोग कंट्री में बिजनेसेस को ज़्यादा ग्रो करते हैं और अपने नए नए आइडियाज से क्या करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं। तो अगर ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर नहीं होंगे इतने एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा, तो फिर अगर बिजनेसेस ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर कंट्री की डेवलपमेंट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर आपके देखिए जाएगी, आपने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं ना नीति आयोग वाले, आपके डेवलपिंग प्लान कैसे हैं, डेवलपमेंट प्लान कैसे हैं, देखते हैं कि आपकी कंट्री में डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं, उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स करके दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। फिर स्किल्स की बात आ जाती है। स्किल्स की बात में आपके स्किल्स कैसे हैं, मतलब आपकी कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल्स किस तरीके के हैं, ठीक है। तो अगर स्किल्स नहीं है तो उनको क्या करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, ताकि उनके स्किल्स बढ़े, और जितनी स्किल लेबर तुम्हारे पास होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी इकॉनमी डेवलप हो पाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कौन से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कि आखिर कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके देते हैं। तो मेरे नेचुरल रिसोर्सेज है, मेरे लेबर है, मेरे स्ट्रक्चरल चेंज कैसा चल रहा है, मार्केट का साइज़ कैसा है, मेरी कैपिटल कितनी चल रही है या नहीं चल रही, टेक्निकल प्रोग्रेस कितनी है मेरी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, एबल एंटरप्रेन्योर कितने। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है, मतलब ये इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं। अब जो पढ़ेंगे वो नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, मतलब उससे कोई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम हमारा हिस्सा, हमारा साथ दे रहे हैं। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक कौन सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, कौन सा, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट। दूसरा सोशल डिटर्मिनेंट। अब इन लोगों से ना, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट हो या सोशल डिटर्मिनेंट हो, तो क्या इनसे कोई प्रोडक्शन हो रही है, क्या इनसे कोई इनकम जनरेट हो रही है, नहीं। इन फैक्टर से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, इन फैक्टर से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रही हैं। अब कैसे, जैसे पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट उन्होंने बोला है कि तुम्हारी कंट्री में अगर ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब अगर कोई सरकार आती है, और हर सरकार आपको पता 5-5 साल तक का टाइम टर्नओवर लेके आती है। अगर कोई सरकार पहले 5 साल काम कर रही है, फिर अगले 5 साल काम कर रही है, फिर अगले 5 साल काम कर रही है, फिर अगले 5 साल काम कर रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर कोई सरकार, अगर कोई गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेबल है, तो वो अपने प्लान्स को ईजिली क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट। लेकिन अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे 5 साल एक सरकार थी, दूसरी बार 5 साल बाद दूसरी सरकार आ गई, तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो प्लान ये वाली सरकार करके गई होगी, क्या पता आने वाली सरकार वो उसको बदल दे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आखिर अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो ज़िंदगी में अगर आप एक ही इंसान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये कहना चाहते हैं। अब कोई पर्सनली लेगा इस चीज़ को। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। सोशल में क्या बोला गया, सोशल डिटर्मिनेंट में जैसे सोशल इंस्टीट्यूट लाइक कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मरने के बाद में क्या होगा, मतलब जैसे प्रॉपर्टी सक्सेशन में जाती है तो वो क्या चीज़ें हैं। एंड दे हैव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर करती हैं, इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सोशल है।
सोशल का मतलब सोसाइटी में क्या कुछ चलता है, कास्ट सिस्टम चलता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है, जैसे इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं, तो ये भी क्या करती हैं, ऐसी चीज़ें भी क्या करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं और उनको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारा सर कर्सर, ये रहा। उसके बाद में उन्होंने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉल फॉर रेडिकल चेंज इन द आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी, दे शुड हैव इंस्टेंट डिजायर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक इफ द पीपल आर underdeveloped country may took orthodox approach and adopt a new and progressive idea latest production technology। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो भी सोसाइटी में पहले से चल रहा है वो भी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे पहले कास्ट सिस्टम बड़ा ज़्यादा चलता था, ठीक है, अभी भी चलता है, ठीक है, कास्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम चलता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो वो भी चीज़ें क्या चलती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं, पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पहले वुमेंस काम नहीं कर सकती थी ज़्यादा, हर जगह पे वुमेंस को काम नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी वो लॉस हटा के क्या करा उन्होंने, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है। मतलब जहाँ पे मेंस काम करते हैं वहाँ पे आजकल वुमेंस भी काम कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। कि पहले सिर्फ लड़के ही काम कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि क्यों, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है कि, तो अब लड़कियां भी क्या करती हैं, वहाँ पे काम करती हैं। तो ये इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई, क्यों, क्योंकि अब हम लोगों को चाहते थे कि हमारी कंट्री क्या करे, ग्रो करे। तो कंट्री ग्रो करने के लिए क्या था, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाना बड़ा ज़रूरी था। तो ऐसी चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो चीज़ें अच्छी नहीं थी उनको चेंज करना है, तो सोसाइटी में क्या करना पड़ता है, ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है और नए प्रोग्रेसिव आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें ला के क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके जाया जाता है। तो ये था सोशल डिटर्मिनेंट, पिछले वाला कौन सा था, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट। फिर आ गया रिलीजियस। रिलीजियस भी आप लोगों को पता है कि रिलीजियस डिटर्मिनेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ the people of the country give importance to the material development, do not consider economic progress as anti-religion, are not depend upon the fate alone, and have faith in their labor, rapid growth of the country indefinite. In other words, country may either commit economic suicide by the adherence of the domestic and stimulate the process of economic growth by the rational outlook एंड आउटलुक ऑफ द रिलीजियस फेथ। इन्होंने ये बोला कि हमें जब भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखना पड़ता है तो हमें रिलीजियस का बड़ा ज़्यादा ध्यान देकर चलना पड़ता है। जो एंटी रिलीजन होगा, मतलब एक कोई इंसान एक रिलीजन को मानता है तो कोई दूसरे को मानेगा, तो जो एंटी रिलीजन होगी उनके साथ में भी हम लोग स्टेबिलिटी रखें, ठीक है, और उनको भी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट मान के चलें, ये है। तो उन्होंने बोला कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है, क्या पता दूसरा बंदा उसको सही ना माने, ठीक है ना। तो एंटी रिलीजन्स के साथ में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सकती है, नीचे आ सकती है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चले, आगे बढ़े। और रिलीजियस डिटर्मिनेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल माना गया कहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो उनको भी साथ में लेके चलना, हर एक चीज़ को साथ में देख के चलना है। तो तीन चीज़ें बोली हैं। पहला तो पॉलिटिकल, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो अच्छा होगा। सोशल में ये बोला उन्होंने कि जो पहले के सिस्टम चलते हैं, ठीक है, उनमें न्यू चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं। रिलीजियस में उन्होंने बोला कि रिलीजियस चीज़ भी पीछे नहीं है, रिलीजियस जो आपके डिटर्मिनेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। फिर आता है आपका एस्पिरेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ द डेवलपमेंट देखते हैं इसमें क्या। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट टेक सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस, इनफैक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एस्पिरेशन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर ग्रोथ and cannot be rapid economic process unless people want it and are willing to pay the prices for it। मतलब उतनी देर तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती जितनी देर तक खुद लोग ना चाहें। मतलब अगर मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए पैसा पे करूँ तो क्या वहाँ पे वो चीज़ बिकेगी, और जब तक वो चीज़ बिकेगी नहीं उतनी देर तक क्या वो क्या कहते हैं, वो बंदा इनकम नहीं कमा पाएगा, और जितनी देर तक वो बंदा इनकम नहीं कमा पाएगा उतनी देर तक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो उन्होंने ये बोला कि एस्पिरेशन ऑफ द डेवलपमेंट, कि अगर आप लोग खुद इंस्पायर नहीं हो, अगर आप खुद नहीं चाहते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो फिर नहीं हो सकती। पीपल की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ में। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। इट इंडीड अ ह्यूमन एफर्ट्स, तो ह्यूमन एफर्ट्स जरूर चाहिए किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड लास्ट है फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, ठीक है, जितनी करप्शन कम होगी
जितनी करप्शन कम होगी, जितना टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी कम होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कि आखिर ये चीज़ें, ये फैक्टर हमें बताते हैं कि आखिर कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं और कौन से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक तो ईजी है याद करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें 3-4 पॉइंट ही है, एक तो पॉलिटिकल है, एक सोशल है, एक रिलीजियस है। 3 पॉइंट तो हमेशा साथ में चलते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस। फिर आस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब पीपल की आस्पिरेशन होनी चाहिए कि हमें कंट्री को डेवलप करना है। और लास्ट में क्या बोला? फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। अगर करप्शन कम है तो फिर ज़्यादा है, नहीं तो पता ही है तुम्हें। एंड जो आपके बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कुछ 5-6 पॉइंट याद कर लेना तो बहुत रहेंगे। ठीक है, कि साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो इकोनॉमिक डेवलप क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था तुम्हारा एक क्वेश्चन जो हमें कंप्लीट करना था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कौन सा है, देखते हैं कौन सा। करेक्टरिस्टिक्स कर रहा है ना हमने, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ। चलो, तो एक पॉइंट, एक तो क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म करा। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है आया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। और इसका करवाने का मेन रीज़न ये है कि अगर तुम्हें कहीं पॉइंट नहीं ना बने तो यहाँ से आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से करना इसको। पहले नंबर पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री को अपने दिमाग में लाओ और उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। बस ये चीज़ है कि अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके बारे में बताना है कि वहाँ पे क्या कुछ होगा। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं है तो उसके बारे में बताना कि क्या कुछ होगा वहाँ पे। अब देखते हैं एक एक करके, जो पॉइंट मेरे को लगेगा समझाने वाला वहाँ पे मैं डीप जाऊँगा, जो नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर किसी नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियोस देखो और वहाँ पे जाके कंप्लीट करो, है ना। ठीक है, चलो। तो पहले क्या है, लो पर कैपिटा इनकम। अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है, अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होगी? लो। अब सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, वैसे तो टेक्निकल कुछ और मतलब निकलता है, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आपने नेशनल इनकम का पता है? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक कंट्री की कितनी इनकम है, मतलब एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी की कितनी इनकम है। और अगर मैं बोलूँ कि पर ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज पर बंदा कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा इनकम क्या होती है? लो। तो पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बेटा आप लोग पढ़ के आए हो, कितने तरीके की इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई है तुम लोगों को, जहाँ तक मुझे याद है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा है फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, याद है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, जिसमें आप लोग इनकम और वेल्थ, याद है कि कई बंदों की इनकम एक ही बार में ज़्यादा है और कुछ लोगों की एक ही बार में कम है, तो इनकम इनइक्वालिटी तुम लोग पढ़ के आए। एक तुम लोगों ने रीजनल इनइक्वालिटी पढ़ा होगा। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी जहाँ पे कोई जो स्टेट है वो डेवलप्ड है और कोई स्टेट डेवलप नहीं है, तो उसको बराबर लाने के लिए हम लोगों ने SEZ वाला पॉइंट पढ़ा था कुछ। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्री में सबसे पहले जो कंट्री डेवलप नहीं है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होती है? लो होती है। दूसरा, वहाँ पर इनइक्वालिटी क्या होती है? बनी रहती है। इन कौन सी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जनरली जनरेट लेस डेवलप्ड नेशंस। तो रिच और पुअर में जो गैप है वो ज़्यादा रहता है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी रहती है कहाँ पे? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। फिर लो लेवल ऑफ लिविंग। लो लेवल ऑफ लिविंग का मतलब है कि जो लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहे हैं उनका रहना सहना जो है वो लो लेवल का रहेगा, मतलब वो लोग लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकते, ज़्यादा बढ़िया लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या होगी? लो। और जब लोगों की इनकम ही कम है बेटा, तो वहाँ पे जो लग्जरी लाइफ्स है वो सिर्फ रिच लोग जो हैं वही जी पाएंगे, पुअर लोग वो जो हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा मोस्ट ऑफ द पीपल का वो क्या होगा? कम होगा। बस, तो पुअर क्या करेंगे? जो लो लेवल ऑफ लिविंग उसको रखेंगे। यहाँ पे 3 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो कि फूड शेल्टर क्लोथ, जो हैं 3 होता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो फूड शेल्टर और क्लोथ है वो उसकी कमी होगी। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि जो कैलोरीज होती हैं कि एक पर्सन को एक दिन में इतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर उन लोगों को उतनी कैलोरीज भी दिन की नहीं मिल पाती जो लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बाबू भैया पैसे का चक्कर।
तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या रहेगी, किसकी, कैपिटल की डेफिशिएंसी रहेगी, मतलब पैसा ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेसेस में ज़्यादा पैसा लगाना, दैट इज कैपिटल। तो वहाँ पे कैपिटल की क्या रहेगी, कमी रहेगी। लोग कैपिटल गुड्स जो हैं वो कम यूज़ करेंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज में, और लेबर की तरफ ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कैपिटल लगाने के लिए हमें कैपिटल गुड्स लाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, और जब पैसा ही नहीं होगा तो वहाँ पे कैपिटल गुड्स की क्या होगी, कमी रहेगी। फिर टेक्निकल बैकवर्डनेस रहेगी, मतलब तुम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में कम्पिटिट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो इसलिए हमारी कंट्री अगर अंडर डेवलप्ड रहेगी तो वो टेक्निकल प्रोग्रेस में जो है वो आगे नहीं रहेगी, वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के साथ में चलेगी, ठीक है। चलो, फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और बैकवर्डनेस, मतलब अगर तुम्हारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ पे पहले नंबर पे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं लगती, मतलब जहाँ वहाँ पे ज़्यादा मशीन्स वगैरह नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगी, लो, और लेबर भी क्या रहेगी, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो बैकवर्डनेस ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादातर, ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर जो है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होगी, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, इसलिए वो बैकवर्ड तरीके से ही काम करेगी, जो उसने पुराने तरीके से सीखा हुआ है उसी तरीके से काम चलता रहेगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ना ही नए इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, ना ही किसी के पास ज़्यादा स्किल्स होगा, लोग जो हैं वो पुराने तरीके से रह रहे होंगे, उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि वहाँ पे क्या होगी, लो लेवल ऑफ लिविंग रहेगी और लो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ये मेन पॉइंट है। इलिटरेसी है, वहाँ पे पुअर हेल्थ रहेगी, वेजिस उनको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण क्या रहेगी, उनकी लो प्रोडक्टिविटी रहेगी। फिर अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ये छोड़ दो, उसके बाद में आ जाओ, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होगी, पॉपुलेशन हाई होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना, हाई पॉपुलेशन होगी, लेकिन उन पॉपुलेशन को खाने के लिए उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ तो ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी सप्लाई नहीं होगी चीज़ों की जितनी उनको मिल पाए, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कंट्री को डेवलप नहीं करती, वो कंट्री को नीचे लेके जाती है, ठीक है। फिर लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो आपने पहले भी पढ़ा ऊपर ही, कि क्वालिटी लाइफ वो नहीं जी पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है तो ज़्यादातर लोग क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो इस तरीके के चांसेस होने के वहाँ पे चांस होते हैं। फिर डिपेंड ज़्यादा लोग किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज तो ज़्यादा होगी नहीं। देखो तीन पढ़ी थी ना आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या था, एग्रीकल्चर वगैरह, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में जाके कुछ कर लिया, या फिर हम लोग किसके ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग में कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड हमें ज़्यादा रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा सर, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, तो इसलिए हमें ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर रहना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्री क्या रहेगी, बैकवर्डनेस में, बैकवर्डनेस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। फिर टर्शरी सेक्टर अभी पढ़ा तुम लोगों ने, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं, पहले भी पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारा क्या रहेगा, बैकवर्डनेस में रहेगा। तो टर्शरी सेक्टर भी बैकवर्डनेस में रहेगा, आपका इंडस्ट्री सेक्टर भी बैकवर्डनेस में रहेगा, और ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, आपके किस पे डिपेंड रहेंगे, एग्रीकल्चर पे। तो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, टर्शरी और आपका सेकेंडरी सेक्टर क्या रहेगा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगा, वो बैकवर्डनेस में रहेगा। बस इतने पॉइंट पढ़ लो, बहुत है। और फॉरेन ट्रेड क्या रहेगा बेटा, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा या इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्री का मतलब ही ऐसा है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है कौन सा, एग्रीकल्चर। अगर एक्सपोर्ट करेंगे भी तो किसका करेंगे, जिस पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड है, तो किस पे डिपेंड थे वो लोग, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उसका ही एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट देखो कितनी अच्छी चीज़ बताई इन्होंने, यहाँ से एग्रीकल्चर गुड्स बाहर जाएंगे और वो ही बाद में फिनिश गुड बन के इम्पोर्ट करेंगे, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, फिनिश गुड बना के वही बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये चलता रहेगा फॉरेन ट्रेड में भी, ठीक है।
एक्सटर्नल इनडेप्टनेस का मतलब है कि जो कंट्री डेवलप नहीं है उसको बाहर से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको कंट्री को डेवलप करना है, और हमेशा वो उसके आगे क्या रहेगा, झुका हुआ रहेगा, उसके आगे क्या रहेगा, झुका हुआ। डेट इज इनडेप्टनेस, कि हमेशा उसका डेट जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर की कंट्री से उसको पैसा लेना पड़ेगा, और उसी पैसे के चक्कर में उसको क्या करना पड़ेगा, झुके रहना पड़ेगा। और पॉवर्टी क्या होगी इस कंट्री में, ज़्यादा वाइकर साइकिल का पॉवर्टी मतलब कि पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा होगी, चरम सीमा पर होगी। क्या पॉवर्टी, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज ऑफ इट्स पुअर, मतलब ये उन्होंने लाइन लिखी हुई है। तो बस ये पॉइंट थे किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के, कि अगर कोई कंट्री बेटा अंडर डेवलप्ड है, अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये सारे पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स है टोटल, 17 पॉइंट्स हैं। अगर 17 पॉइंट्स है तो मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने 15 पॉइंट्स तो तुम्हें कराए होंगे, ठीक है ना, 13 से लेके 15 तक तो तुम्हें कराए होंगे, 3-4 छोड़े भी होंगे, तो 13 से 15 पॉइंट्स अगर तुम लोग लिख के आते हो तो फिर तो मैं बोलता हूँ पूरे 15 नंबर कहीं नहीं, पूरे तो नहीं आते, कभी भी 20 नंबर नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन 15 तो कहीं नहीं। तो इसको सिर्फ इसको अब मैं क्या पढ़ाऊँ तो बताऊँ, इसको मैं डेप्थ में लेके जाऊँ तो मैं जितना मर्जी डेप्थ में लेके जा सकता, लेकिन फ़ायदा क्या, तुम लोगों ने कौन सा मेरा सारा कुछ लिख के आना, जितना जितना याद रखोगे। मेन जो कंटेंट है वो पॉइंट्स का, और अंदर का कंटेंट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो वो तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो मेन तुम्हें पॉइंट्स याद रखने हैं, और मैंने वो तुम्हें बता दिया, ये पॉइंट्स को एक लाइन में लिख के रखो, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे ये 3 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कौन से सर 3 पॉइंट्स, अभी यही 3 पॉइंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वाले आगे, हाँ ये वाले। देखो डिपेंड किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंड है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हमारा जो टर्शरी सेक्टर वो भी क्या है, बैकवर्डनेस है। तो 3 पॉइंट तो तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करो, उस पूरी लाइन लिख के रख लो, और उसके बाद में कनेक्शन बनाओ कि आखिर ये पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है, ये पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है, तो ईजिली तुम लोग उसको कवर कर पाओगे। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन कराना तुम लोगों को, और पार्ट ए तुम्हारा काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में ज़्यादा कुछ था नहीं। जो भी हम लोगों ने डी पार्ट में इतना टाइम लगाया मैंने, वो इसी चक्कर में लगाया था कि जब मैं ये सेम पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो मेरे को बार बार समझाना ना पड़े, ठीक है। तो डी पार्ट को मेरे को टाइम लगा के करवाना, इसलिए मैंने उसके 5 से 6 लेक्चर शायद रिकॉर्ड करके तुम्हें दिए हैं। तो उसको अच्छे से आराम से पढ़ो, बाकी के ये पार्ट ये इनको समझो बस, और पॉइंट पॉइंट याद करते रहो, और तुम लोग लिख लोगे। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, डेट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, क्या मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, सर जो लोग बेरोजगार हैं उनको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, बिल्कुल सही। जो लोग बेरोजगार हैं उनको क्या बोलते हो बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, डेट आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की होती है। सबसे पहला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी, मैं अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे घर वालों के पास बड़ा पैसा है, हम घर वालों के पैसे पर ऐश करेंगे, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे लोग, जो लोग खुद खुद अपनी मर्जी से क्या है, अनएम्प्लॉयड है, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते, या फिर जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम नहीं करना चाहते। बेटा ये दोनों वर्ड याद करना है, ठीक है। एक तो जो लोग काम नहीं करना चाहते, जिन्होंने मुंह में मना कर दिया मैं नहीं काम करूंगा, जाओ कर लो जो करना है। दूसरा, वो बोल रहा है कि मैं तेरे को 1,000 रुपया पर दिन का दूंगा, मैं करना मेरे को 5,000 पर डे का देगा तभी मैं काम करूंगा। मतलब या तो वो लोग काम नहीं करना चाहते, या वो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, जिस रेट पे ऊपर सभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैं या तो मैं उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता हूँ, डैट आर कॉल्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आता है इनवॉलंटरी, सर उसका उल्टा, मतलब मैं काम भी करना चाहता हूँ, और मैंने अपने बाबूजी के सामने जाके हाथ जोड़े, बाबूजी बाबूजी मेरे को काम दे दो, चाहे तुम 1000 की जगह मेरे को 500 पे रख लो, मेरे को 500 रुपया दिन का दे देना, लेकिन मेरे को काम दे दो। लेकिन वो उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, डैट आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो जो लोग अपनी मर्जी से क्या बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, तो उनको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेचारे काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है, उनको क्या बोलते हो, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, ड्यू टू चेंज इन जॉब्स और डायनामिक इकोनॉमिक। जैसे कि आज हम लोग फैक्ट्री में गए, ठीक है, फैक्ट्री में गए, और फैक्ट्री में बेटा रॉ मटेरियल ही नहीं आया, ठीक है, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं आया, या फिर हम लोग काम करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मशीनरी ख़राब होगी, ठीक है, मशीनरी ख़राब होगी, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो क्या कहते हैं लेबर थी वो हड़ताल पे बैठी हुई है, या फिर क्या कहते हैं वो मंगलवार का दिन आज, मतलब लाइट नहीं आई, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि टेम्पररी पीरियड के लिए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्यूसडे वाले दिन लाइट नहीं ना आती है ना, कट लगता है, अब नहीं लगता है ना, पहले लगता होता था। तो वही हिसाब है कि अगर
पावर नहीं है या लाइट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए अगर तुम लोग अनएम्प्लॉयड हो, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब एक ही चीज़ याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री। एक ही वर्ड याद रखो, क्या, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रीज। मतलब पहले टीवी चलता होता था, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, तो वही वाला। तो पहले वो वाले टीवी चलते थे, फिर एलईडी आई, फिर एलसीडी, पहले एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, अब स्मार्ट टीवी आ गए, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो लोग पहले वाली इंडस्ट्री में काम करते होंगे, क्या वो आज भी वो इंडस्ट्री चल रही है, मतलब वो डब्बे वाली इंडस्ट्री चल रही है, नहीं। तो वो लोग क्या हो गए, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग जब वो इंडस्ट्री बंद हुई, तो जब स्ट्रक्चर गिरा उसका, जब वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री क्या कर दी, डिक्लाइन कर दी। और जब वो इंडस्ट्री डिक्लाइन कर दी, वहाँ पे जो लोग ओल्ड मेथड से ओल्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो वो लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जिनको नई तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ कम्पिटिट करना नहीं आया। तो उन लोगों को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है साइक्लिक। साइक्लिक ये साइकिल बनाया हुआ है, कल भी बताया ना तुम लोगों को, साइक्लिक ये जो बूम रिसेशन डिप्रेशन का होता है। तो कहता है बूम के टाइम पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन रिसेशन और डिप्रेशन में वो लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम से निकाल देते हैं, डिमांड ही नहीं होती, तो वो भी क्या करें। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस के कारण अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, सीजन वाइज, मतलब आज सीजन लगा, जैसे मैं तुम लोगों को बताऊँ, अभी वो डेंगू फैला था ना, अभी डेंगू और वो फैला हुआ था, क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, चिकनगुनिया, है ना। तो मेरा फ्रेंड था, तो मैं उसको बोला, मैं कहा और बता काम कार कैसे चल रहा है, कहता बस सीज़न लगा हुआ है। मैं कहा तेरा सीज़न लगा हुआ है ना, और यहाँ पे लोगों का बाट लगी हुई है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जिनका सीज़न लग जाता है वो तब एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और जब उनका सीज़न खत्म तो उसके बाद में क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर था टेक्निकल, मतलब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, हम लोग कम्पिटिट नहीं कर पाए, तो मेरे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, अब मेरे को बेरोजगार कर दिया गया, दैट इज़ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर ये बोल सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव पहले यूज़ करते थे, अब उन्होंने मशीन लेके आ गए, तो जब मशीन लग गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया, दैट इज़ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कैपिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से हो जाती है। फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी के ऊपर जिसने इफेक्ट डाला, और इवन दो डज नॉट हैव इवन अ पार्ट टाइम जॉब, लोगों के पास पार्ट टाइम जॉब तक भी अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वाह, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट विन दोज विच हु आर नॉर्मली एजुकेटेड, जो लोग एजुकेटेड तो हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज बोथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, बस घुमा फिरा के इन्होंने ये घुमा दिया उसे, एंड दे डो नॉट वर्क, मतलब सिंपल सी बात है, अगर पढ़ने के बाद में भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा, जैसे कि आजकल यूथ में चल रहा है ना, कि पढ़ने के बाद में भी हमें काम नहीं मिल रहा, तो उसको क्या बोलते हो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कि मेरे पास डिग्री तो देखो भर भर के पढ़ी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके नाम भी याद करोगे तो अब तुम्हें अंदर का मटेरियल जो है वो पता लग जाएगा। फिर इसको काम नहीं है आपका, इसको छोड़ दो, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, इफेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनट का, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे क्या होगा, वाह, अगर बेरोजगारी है तो उससे क्या होगा, अगर अपने आसपास देखो तुम्हें पता लगेगा क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगी सर, गरीबी बढ़ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो उनका लॉस होगा, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बेकार बैठे रहेंगे, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी, जैसे गुंडागर्दी, ठीक है, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, रॉबरी, चाकू मार दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। अगर कोई बंदा, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही अगर तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे तो ये सारी चीज़ें, डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी, सर ब्रेकअप, हाँ वो भी यहाँ पे डाल दो, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, कौन सी, सोशल प्रॉब्लम में। कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी, गैम्बलिंग, ठीक है, राइट्स, ठीक है, राइट्स मतलब वो झगड़े हो जाना, ठीक है, रॉबरी, गैम्बलिंग, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, कि जो सरकार चल रही है, लोगों का सरकार पर विश्वास नहीं रहेगा। अगर किसी कंट्री में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो फिर हर साल सरकार क्या होती रहेगी, हर साल मतलब हर 5 साल बाद, बार बार मुँह से एक हर साल निकलता है, तो हर टाइम बाद क्या रहेगी, वहाँ पे सरकार चेंज होती रहेगी, ठीक है। फिर इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स रहेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स रहेंगे, मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो इंडस्ट्री में बाकी लोग भी क्या पता काम ना करें, क्योंकि उन्हें भी डर होगा, क्या पता हमें ना निकाल दें, कि अभी टाइम टेम्प्रेरी जॉब दी है,
और उसके बाद में एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर की क्या होगी, एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का क्या मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि मतलब उनके साथ बुरा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर मतलब वो वेले रहेंगे बेचारे, उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, तो अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी, दैट इज एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। जैसे तुम लोग बड़ी वर्स्ट सिचुएशन में रहते हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लोटेशन, ठीक है। सर क्या बताएं, तकिए में सिर्फ दे दे के रोए हैं हम लोग। रोए होगे तुम लोगों में से कोई ना कोई, चलो छोड़ो, पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाना। हम आ रहे हैं लास्ट कोजिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आ रहे हैं बेटा कोजिस के बारे में। अब मेरे को नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज़ है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। अरे मेरी हेल्प के बगैर भी तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ोगे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तुम लोग इतने पढ़ने वाले हो तो मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी पर हम सुन लो, पॉइंट्स लिखते रहो, ठीक है, साथ साथ में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें, बस 2 टॉपिक बचे हैं बेटा। एक तो हमें कॉजेस पढ़ने हैं और एक सजेशंस पढ़ने हैं। तो देखो, अब किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, उसके कारण क्या है। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रही है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी, इकोनॉमी ग्रोथ में नहीं चलेगी, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर एक के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंड कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, वो ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। और अगर एग्रीकल्चर वाला जो काम है वो 12 के 12 महीने थोड़ी चलता है, ठीक है ना, तो वो सीजनल रहता है। तो सीजनल वाइज सीजनल इंडस्ट्री ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो एम्प्लॉयड होते हैं और बाकी टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मोर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, हाउ मच आर लेटेस्ट, हाँ, more expansion of the university number of universities has increased in last few years as a result educated unemployment is a white collar unemployment। अच्छा, ये वैसे यहाँ पे वो लिखना नहीं चाहिए, मोर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि इस पॉइंट का देखो क्या मतलब दिया, यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गई हैं, है ना, और अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर ये लिखा हुआ है कि ये वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट, क्या सेंस बन रही है इस पॉइंट की, हाँ, कहीं पे भी कुछ भी घुमा देते हैं, ठीक है, छोड़ो, हम नहीं लिखेंगे। अगला, स्लो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ ये अच्छा पॉइंट है ना। इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, स्लो ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, स्लो प्रोग्रेस में होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि काम नहीं मिलेगा लोगों को। फिर लोग लेस सेव कर रहे हैं और लेस इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सेविंग कम है, सेविंग कम क्यों होगी सर, इनकम कम है तो सेविंग भी कम है, और सेविंग कम है तो लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे, और अगर सर इन लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी नहीं, सर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो क्या ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नहीं। तो यही है, तो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं सारे एक दूसरे के। मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर छोड़ दो, उसके बाद में कोजिस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ कंट्री, हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब दिया हुआ उन्होंने, एग्जाम्पल से पढ़ना ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट फुली यूटिलाइज थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, and they want to irrigation facility, people do not get employment of full year because the shortage of power, coal, material, thus the shortage of resources is the main cause of under employment। मतलब कि अगर मैं किसी को काम पे रखना चाहता हूँ, अब इसका मतलब यहाँ पे देखो, द मेन कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री आर इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि मैं किसी को काम पे रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रख नहीं पा रहा हूँ। मतलब तुम किसी के साथ रहना तो चाहते हो, पता चाह के भी तुम उसके साथ में नहीं रह रहे हो, डैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने बोला है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बड़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा लेबर को अपनी काम पे रखूँ, लेकिन काम पे रखने के बाद में मेरे को पता है कि यार अगर मैं इनको काम पे रख लिया तो फिर ना तो पावर आएगी, ना ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो इनको काम पे रख के भी थोड़ा ही काम निकलवा पाऊंगा, बाकी काम के लिए इनको क्या रखना पड़ेगा, वेला, और वेला रख के भी मैं इनको सैलरी दूंगा, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं रखूँगा। मतलब मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को काम नहीं दे रहा हूँ। तो डैट इज कोजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि मेन कारण जो है वो है इन एडुकेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि मेरे पास जो प्रोडक्शन करने के मीन्स रिसोर्सेज है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एग्रीकल्चर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को काम नहीं दे रहा हूँ। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, तो ये चीज़ उन्होंने लिखी है। तो ये कुछ कारण है जिन कोजेस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट आई है। एंड द लास्ट वन इज कि सर सब कुछ तो पढ़ा दिया, एक ही चीज़ के ऊपर आप बार बार फोकस कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कारण, ठीक है, पता लग गया हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, बताओ तो सही इसको ठीक कैसे करना है। तो अब ये चीज़ आ गई है कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हो। सबसे पहला, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो।
अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर चेंज करो, ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग इन्वेस्ट करोगे उतनी इंडस्ट्रीज उतने बिजनेसेस ग्रो करेंगे और उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब ज़्यादा बिजनेस ग्रो करो, ज़्यादा बिजनेस ग्रो करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाओ कि अगर कोई इंसान लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं खोल सकता तो स्मॉल स्मॉल बिजनेस तो खोले, और जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी क्या होगा, काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। फिर है न्यू सेंटर्स। न्यू सेंटर्स हैं जैसे कि नए डेवलपमेंट सेंटर्स बनाओ जो कि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में होंगे। ऑब्जर्व दैट द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्फर्म इन द बिग सिटीज, इफ डेवलपमेंट सिटीज आर सेटअप इन स्मॉल टाउन्स इट विल डिसेंट्रलाइज द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड, हाँ तो उन्होंने बोला इनफ्लो क्या करो, डेवलपमेंट सेंटर्स बनाओ। डेवलपमेंट सेंटर मतलब रूरल एरिया में बनाओ और अपने अर्बन एरिया में बनाओ, ताकि दोनों जगह पे बैलेंस तरीके से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, रूरल में भी और अर्बन में भी। और अगर डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे उसके कारण जितनी डेवलपमेंट होगी, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला सब्सिडीज़ दो और इंसेंटिव्स दो, किसमें, basis of production and need to change the criterion for the their these subsidy and incentive to the industry। तो किसको ज़्यादा इंसेंटिव और सब्सिडीज़ तो इंडस्ट्रीज़ को, कि अगर कोई इंसान इंडस्ट्री लगा रहा है, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम लोग उन्हें इंसेंटिव देंगे। मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार उन्हें पैसा देगी या सरकार उन्हें सस्ते रेट के ऊपर लोन देगी, और लोन देने के बाद में उनको बोलेगी कि आप 1 लाख का लोन लो और 1 लाख के बदले में 80,000 वापस कर देना। तो दिस इज सब्सिडी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाएगी, गवर्नमेंट लोगों को क्या करेगी, इंसेंटिव देगी। किसको, अगर जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे या जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, और क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा टिकी हुई है। तो हमें उनके मेथड्स को भी ग्रो करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर से भी लोग ज़्यादा पैसा कमा सकें और अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर भी ख़त्म हो सके। फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे कर देने चाहिए, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग करो, रूरल डेवलप अनएम्प्लॉयड जो लोग रूरल सेक्टर्स में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको एजुकेट करो, ताकि वो लोग, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो ताकि वो लोग अपनी डेवलपमेंट कर सके, अपने स्किल्स बढ़ा सके। क्योंकि जितने स्किल्स एक बंदे के पास होते हैं बेटा, उसको कभी भी किसी भी नौकरी की कमी नहीं होती। तो वो वही बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से अपने स्किल्स उनके बढ़ने चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। फार्मर्स हो गया, फार्मर्स के जितने स्किल्स हैं उनको बढ़ाओ ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपने काम को कर सके। फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अच्छा तुम्हें बताना था ये चीज़ मेरे को, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ ही गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुला हुआ है, यहाँ पे भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी पठानकोट में भी खुला हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाना, क्या कहते हैं अपना कचहरी जो खुली हुई है अपनी, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना नाम लिखवा के हो। हर एक जो भी ये देख रहा है, तो क्या होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्च करोगे तो वहाँ पे जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं और वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनका एक कार्ड बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। कार्ड बन जाएगा और कार्ड बनते से आपका नाम वहाँ पे लिखा जाएगा। तो कल को अगर उनके पास कोई फैसिलिटी आएगी कि किसी को जॉब्स प्रोवाइड करवानी है तो वो आपकी रेफरेंस देते हैं। और कार्ड बनने का ना थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है कि कल को अगर तुम लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि डू यू हैव अनएम्प्लॉयड कार्ड, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयड का या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई कार्ड आता है, वो है तो उसका नंबर वहाँ पे लिखोगे तो उसकी रेफरेंस मिल जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने ज़्यादा होंगे उतने ही वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प करेगी बाकी अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने, ठीक है। फिर इंक्रीज इन रूरल वर्कर प्रोग्राम। रूरल वर्कर प्रोग्राम का मतलब है कि जो रूरल सेक्टर में लोग रह रहे हैं उनको क्या करो, उनके लिए प्रोग्राम्स लगाओ, उनके लिए सेमिनार्स लगाओ ताकि उनको पता लगे, ठीक है। इरीगेशन चैनल्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक्टिविटीज़ दो और उनको इनकरेज करो कि वो ज़्यादा तो ज़्यादा क्या करें। इट विल हेल्प टू रिमूव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो लोग सिर्फ सीजनल काम करते हैं उनको ये बताना कि जो सीज़न में वो काम नहीं कर रहे उस सीज़न में भी वो लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम लगा के उनको बताओ कि कैसे तुम लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हो। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी उसको बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री अगर टेक्नोलॉजी के साथ में कॉम्पिटिट नहीं करती तो वो डेवलप नहीं हो सकती। तो अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करो, ठीक है। फिर सोशल सर्विसेज को एक्सपेंड करो। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसके थ्रू तुम लोग अपनी अनएम्प्लॉयड किसी कंट्री की ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो कौन कौन से। फिर से एक, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो करने हैं, नए सेंटर्स बनाने हैं डेवलपमेंट के, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट करवानी है, पॉपुलेशन कम से कम हो, रूरल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करवाना, उनको एम्प्लॉयड करवाना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिली,
फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खड़े करने और रूरल प्रोग्राम्स लगाने ताकि उनको पता लग सके कि आप लोग कैसे अपनी अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, और लास्ट में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ में चलना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेजोरिटी आपका पार्ट ए जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इतने भी क्वेश्चंस तुम लोग करके जाते हो तो एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे तुम लोग एग्ज़ाम को। ठीक है, आ जाएगा तो बढ़िया। ठीक है, और बाकी जिन्होंने सारा पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि सिलेक्टिव पढ़ो, मैं ये पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कुछ ना पढ़ने से अगर तुम लोग ये पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। बाकी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर है, जिन्होंने सब सारा कुछ पढ़ा है छोड़ना कुछ नहीं होता। कोई भी टीचर आके तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि बस यही पढ़ के चले जाओ। ठीक है, ये तुम्हारे प्रेपरेशन को एज देने के लिए है, और लास्ट टाइम में अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मेरे को लगता है कि हो जाएंगे, बाकी आगे जैसे भगवान की मर्जी है ना, और जैसे तुम्हारे कर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसको अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, पॉइंट्स वाइज समरी बना लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने जितने बार भी देखा है बच्चे सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में बना लेंगे, लास्ट में बना लेंगे। नहीं बनती बेटा, नहीं बनती समरी लास्ट में। और जब समरी नहीं बनती तो फिर बच्चे फिर से परेशान होते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ से रिवाइज करें सारा का सारा। तो टाइम है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब नेक्स्ट लेक्चर लिखोगे, ठीक है, तो जो लोग तो थोड़ी बहुत मेरी मानोगे, जो लोग मेरे को मानते हैं, थोड़ा बहुत भी मेरी मानते हो, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी कोई देखोगे उसके पहले तुम लोग अपने हाथ में कॉपी लेके बैठोगे और साथ साथ में पॉइंट्स नोट करोगे। और बिलीव मी, एक बार करके देखो, सिर्फ एक बार उस चीज़ को करके देखना और देखना कि क्या सच में इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो अगर किसी का माइंड ज़्यादा शार्प है, उसको लगता है कि वो सब कुछ याद रख सकता है, तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मेरे को तो पहली बार में कुछ याद नहीं रहता, मैं अपनी चीज़ों की समरी बना के फिर ही करता। ठीक है, तो जिन्होंने मानना होगा वो मानना, जिनको नहीं मानना होगा वो अपने तरीके से पढ़ना, लेकिन पढ़ना जैसे मर्जी करके पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।